वो हमारा कौन सा टॉपिक था? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 16th ग्रुप एलिमेंट, ये हम डिस्कस करने वाले थे। इसमें सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे बताई गई है, फिजिकल स्टेट एंड एटॉमिसिटी बताई गई है। ठीक है, दैट मीन्स जो हमारा 16th ग्रुप एलिमेंट होता है उसमें से जो कौन सा एलिमेंट होता है, सल्फर की अगर बात की जाए तो उसका एटॉमिसिटी कितना होता है, 8 होता है। उसके बाद के ऑक्सीजन कौन से फॉर्म पे मिलता है, O2 के फॉर्म पे मिलता है, आप सभी इस बात को जानते हैं। लेकिन इसके बाद के जितने भी एलिमेंट हैं हमारे 16th ग्रुप के, उनका जो एग्जिस्टेंस है वो किस बेस पे होता है, वो यहाँ पे बताया गया है। जो सल्फर है वो उसकी एटॉमिसिटी 8 होती है, मतलब 8 एटम्स का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके बेसिस पे हम ये बोलेंगे कि अगर हमको उसका मॉलिक्यूलैरिटी पूछा जाएगा तो उसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एसिड के फॉर्म पे हो जाएगा। सेलेनियम का भी उतना ही होता है, टैल्यूरियम का भी उतना ही होता है, और पोलोनियम का भी क्या होता है, उतना ही होता है। ठीक है, बट जो ऑक्सीजन होता है वो 8 मॉलिक्यूलैरिटी के फॉर्म पे नेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो जो हमारा ऑक्सीजन है वो गैसेस फॉर्म पे एग्जिस्ट करता है, और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनका जो एग्जिस्टेंस है वो अलग फॉर्म पे होता है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। उन सॉलिड स्टेट एलिमेंट की बात की जाए तो उसमें आपका सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और क्या आ जाएगा, पोलोनियम आ जाएगा, और उसका मॉलिक्यूलैरिटी 8 होता है, जबकि ऑक्सीजन का कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का 2 होने की वजह से ये पी पाई क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। पी यहाँ पे ऑर्बिटल है और पाई हमारा क्या है, बॉन्डिंग है। लेकिन इसके बाद के जितने एलिमेंट होते हैं लाइक सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये पी पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी बताया गया है मेटेलिक कैरेक्टर। अगर हम मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में बात करें तो जनरली जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है एलिमेंट्स का, इनमें अगर ऑक्सीजन की बात करोगे तो वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट हमारा आ जाता है सल्फर। इन दोनों के दोनों का नेचर कैसा होता है, नॉन मेटेलिक इन नेचर होता है। कैसे नेचर का होता है बोला गया है, नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक मतलब जिसका फिजिकल स्टेट कैसा होता है, डिफरेंट होता है। जो ज्यादातर गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं उनको हम नॉन मेटल के फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं। और अगर थ्योरेटिकली को बताऊं तो वो होंगे जो क्या कर सकते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी रखते हैं, उसको हम किस फॉर्म पे इंडिकेट कर देते हैं, नॉन मेटल के फॉर्म पे इंडिकेट कर देते हैं। और मेटल वो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, तो इन 16th ग्रुप एलिमेंट जो हमारा ऑक्सीजन और सल्फर होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करने की एबिलिटी रखता है, गेन करने की एबिलिटी रखता है, जिसकी वजह से उनका नेचर कैसा होता है, नॉन मेटेलिक होता है। बाकी जितने हमारे एलिमेंट हो जाते हैं, जैसे सेलेनियम की बात की जाए और टेल्यूरियम की बात की जाए, तो इनमें हल्का सा मेटालिक नेचर आ जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की उतनी ज्यादा एबिलिटी नहीं रखते। क्यों नहीं रखते, क्योंकि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम में ना पीरियोडिक टेबल आप आते जाओगे तो उनका साइज बड़ा हो रहा है। साइज बड़ा हो रहा है तो जो हमारा न्यूक्लियस है उससे डिस्टेंस बढ़ रहा है। डिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब जो अट्रैक्शन लग रहा है इलेक्ट्रॉन को लेके वो कैसा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। कम होता जा रहा है तो वो अट्रैक्ट ही नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को। वो अपने खुद के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। मतलब उसका जो नॉन मेटेलिक नेचर है वो कैसा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, उस बात को यहाँ पे बताया गया है। और बाकी जो हमारे ऑक्सीजन और सल्फर है, इनके जो सेल्स होते हैं वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के ज्यादा पास है मतलब न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से उनको नॉन मेटेलिक इन नेचर बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया जा रहा है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्यों बोला गया है, जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं आपने देखा होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस के फॉर्म पे इसका इंडिकेशन दिया गया है। आपने इसके बारे में 11th क्लास में पढ़ा था, जिसमें आपने 4 टाइप का रेडियस पढ़ा था, आयनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक और एक वंडरवॉल रेडियस, आपको याद होगा। ठीक है, दो मेरे पास सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल के 2 एटम्स, नेबरिंग जो एटम्स होते हैं उनका जो 1/2 डिस्टेंस होता है उसको क्या बोला जाता है, कोवेलेंट रेडियस बोला जाता है। ये कोवेलेंट रेडियस जो होता है 16th ग्रुप एलिमेंट का, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज
इंक्रीज होता जाता है। कहाँ से कहाँ तक पूछा जाएगा, तो ऑक्सीजन से पोलोनियम तक। मतलब जैसे टॉप टू बॉटम आओगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा। जैसे न्यूक्लियस से, ये न्यूक्लियस है, यहाँ से सेल का नंबर बढ़ाते जाओ तो इसका रेडियस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो उसी चीज को यहाँ पे बताया गया है कि जो सेल होते हैं वो क्या होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं इन अ 16th ग्रुप एलिमेंट, जब हम टॉप टू बॉटम आते जाते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी कैसे बढ़ती है, जैसे जैसे हमारे एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे इनकी डेंसिटी भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। जो हमारा एलिमेंट है वो उतना ज्यादा डेंस होता जाएगा। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन से टेल्यूरियम तक जब हम जाते हैं तो डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल या फिर 16th ग्रुप एलिमेंट क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। इसमें से ऑक्सीजन की डेंसिटी कितनी होती है बताया गया है, 1.27 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। और जो पोलोनियम होता है ये एक तरीके का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब इसमें से अल्फा बीटा और गामा का जो रेडिएशन है वो एमिट होता है, जिसके बेसिस पे ये बोला गया है कि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और इस रेडिएशन के एमिशन की वजह से इसका जो डेंसिटी होता है वो पता नहीं चल पाता है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखोगे 16th ग्रुप एलिमेंट का तो ज्यादा हाई नहीं होता है। क्यों हाई नहीं होता है, बिकॉज ऑक्सीजन का सबसे कम होता है लगभग 218.9 डिग्री सेल्सियस या फिर 182 टू 96 डिग्री सेल्सियस के फॉर्म पे हमको दिखाई देता है। टेल्यूरियम का सबसे हाईएस्ट होता है, बिकॉज जब हम टॉप टू बॉटम क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो सेल नंबर इंक्रीज होता है। सेल नंबर इंक्रीज होने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है तो क्रिस्टल का जो बाइंडिंग एनर्जी है और वंडरवॉल फोर्सेस जो है वो बढ़ते जाता है। और जैसे जैसे वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ता जाता है तो उस वंडरवॉल फोर्सेस मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिसोसिएट करने के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा हीट का क्या रहता है, रिक्वायरमेंट रहता है। और जितना ज्यादा हीट हमको इससे अवेलेबल हो जाएगा, मतलब इसको डिसोसिएट करने के लिए लगेगा, उतना ज्यादा इसका क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। मतलब टॉप टू बॉटम जाते हैं 16th ग्रुप एलिमेंट पे तो इनके बीच का जो वंडरवॉल फोर्सेस है वो बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से इसको डिसोसिएट करने के लिए हमको हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, जिस बेसिस पे हम ये मानते हैं कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफी ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे बताए गए थे किसके, हमारे 16th ग्रुप एलिमेंट के। कोई भी 5 कैरेक्टर आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको जनरली 5 कैरेक्टर्स के बारे में ही बताया है और यही 5 कैरेक्टर्स आपको पूछे जा सकते हैं। देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर आप सभी जानते हैं, टॉप टू बॉटम आओगे तो कम होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का जो एबिलिटी है वो भी कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी बताई जा रही है, दैट इज अ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 16th ग्रुप एलिमेंट। मतलब 16th ग्रुप एलिमेंट किस किस टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी को शो करता है। तो सबसे पहले देखो, अगर हम देखें इन 16th ग्रुप एलिमेंट तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी नेचर अगर किसी का होता है पूछा जाएगा तो ऑक्सीजन का होता है, देन सल्फर का होता है। और उसके बाद के जितने हमारे सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम होते हैं वो उतने ज्यादा रिएक्टिव नेचर के नहीं होते। मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर उसका रिएक्टिविटी नेचर क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 16th ग्रुप एलिमेंट की बात करोगे तो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्साइड फॉर्मेशन। मतलब जितने भी हमारे 16th ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म कर सकते हैं। इनका ऑक्साइड किस किस फॉर्म पे हो सकता है, तो MO मतलब मोनोऑक्साइड्स के फॉर्म पे हो सकता है। इसके अलावा इसमें बताया गया है M2O के फॉर्म पे हो सकता है, M2O3 के फॉर्म पे हो सकता है और साथ में MO2 भी बोला गया है और MO3 भी बोला गया है। ठीक है, तो देखो MO4 भी होता है। इस M का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपने क्या रखा है, किसी भी मेटल को रखा है और उस मेटल का रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हैं, इन ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं। तो किस किस टाइप के ऑक्साइड ये फॉर्म कर सकते हैं, तो ये जनरली मोनोऑक्साइड भी फॉर्म कर सकते हैं, ट्राई ऑक्साइड भी फॉर्म कर सकते हैं, डाई ऑक्साइड भी फॉर्म कर सकते हैं, वो बताया जा रहा है। ठीक है, तो मोनोऑक्साइड के फॉर्म पे सल्फर का ऑक्साइड और टेल्यूरियम और पोलोनियम का ऑक्साइड मिलता है। सेलेनियम मोनोऑक्साइड को बना नहीं पाता क्योंकि उसको उस टाइप का फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल नहीं हो पाता। ट्राई ऑक्साइड ओनली सल्फर बनाता
है, बाकी एलिमेंट नहीं बना पाते। डाई ऑक्साइड ऐसा एक ऑक्साइड है 16th ग्रुप का जिसको सल्फर भी बनाता है, सेलेनियम भी बनाता है और टेलोरियम और पोलोनियम भी बनाता है। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑक्साइड फॉर्म 16th ग्रुप एलिमेंट के सारे जो ग्रुप के एलिमेंट है सारे के सारे फॉलो करते हैं, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, डाई ऑक्साइड। डाई ऑक्साइड अगर आप बनाओगे जनरली देयर फॉर्मूला आर NO2, तो उसको सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम सभी क्या करते हैं, फॉर्म करने की एबिलिटी रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे जो बताई जा रही है वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अ हैलोजन, फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स। मतलब कैसे हैलाइड फॉर्म होता है। हैलाइड फॉर्मेशन की अगर बात करोगे तो जनरली हमारे 16th ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करके बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं और उन्हीं बाइनरी कंपाउंड को हैलाइड बोला जाता है। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ भी रिएक्ट करता है और जब वो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाता है उसको फ्लोराइड के फॉर्म पे क्या किया जाता है, शो किया जाता है। ऐसा एग्जांपल इसमें बताया गया है कि कुछ मोनोहेलाइड भी जो हमारे 16th ग्रुप एलिमेंट हैं वो फॉर्म करते हैं। इसमें एग्जांपल दिया गया है किसका, S2F2 का, मतलब सल्फर, सेलेनियम और जो हमारा और कौन सा एलिमेंट है, ओनली सल्फर और सेलेनियम है जो कि हेलाइड, मोनोहेलाइड बना पाते हैं। डाई हेलाइड की अगर बात करोगे तो सल्फर टेल्यूरियम बना पाता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। और टेट्राहेलाइड की अगर बात करोगे तो सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और जितने भी हमारे 16th ग्रुप एलिमेंट होते हैं, पोलोनियम भी बना रहा है, आपको दिख रहा होगा। मतलब एक बात तो समझ आ गई कि जो 16th ग्रुप एलिमेंट होते हैं वो ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन सारे के सारे ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। हेलाइड बनाते हैं लेकिन सारे के सारे हेलाइड नहीं बनाते। ये मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, टेट्राहेलाइड और हेक्साहेलाइड तक की एबिलिटी को रखते हैं। सिर्फ आपको इसमें ये बात याद रखनी है कि हैलोजन के साथ भी 16th ग्रुप एलिमेंट क्या करता है, रिएक्टिविटी नेचर शो करता है। और एज अ एग्जाम्पल आपको मोनो का, डाई का, टेट्रा का और हेक्सा का सभी का जो हेलाइड है उसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है कंपाउंड विद कार्बन। कार्बन के साथ भी 16th ग्रुप एलिमेंट रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सल्फाइड और कार्बन डाइसल्फाइड भी बनाता है। लेकिन बाकी के जो एलिमेंट होते हैं जैसे सेलेनियम और टेल्यूरियम और पोलोनियम की बात की जाए तो ये कार्बन के साथ उतना ज्यादा रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। सेलेनियम और टेल्यूरियम थोड़ा बहुत आपको रिएक्शन दिखाएंगे लेकिन बाकी के जो एलिमेंट है वो इस रिएक्शन को शो नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है रिएक्शन विद एसिड एंड बेस। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। सल्फर अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, नाइट्रेट को सेपरेट करके सल्फेट को एंटर करता है। और जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है अगर वो सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा, ये बेस है, तो वो सोडियम सल्फाइड बनाता है। ठीक है, ये दो रिएक्शन आपको पता होने चाहिए, एक नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड वाला और एक आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला। देन नेक्स्ट है रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ भी जो 16th ग्रुप एलिमेंट है वो रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले बताया जा रहा है कि वो H2O बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2SE, मतलब सेलेनियम हाइड्राइड और टेल्यूरियम हाइड्राइड बनाता है। इसमें से ये सारे के सारे जो हाइड्राइड्स होते हैं ये कलरलेस, ओडरलेस लिक्विड का बिहेवियर शो करते हैं और इनमें एक अनप्लीजेंट स्मेल आती है और ये काफी पॉइजनस गैसेस फॉर्म पे नेचर पे एग्जिस्ट करते हैं। मतलब इनमें किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वो आपका वाटर होता है और बाकी के जो अदर एलिमेंट हैं जैसे मैं सल्फर की बात करूं, सेलेनियम की बात करूं और टेल्यूरियम की बात करूं तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो इन सारे हाइड्राइड के बारे में अगर डिस्कस करोगे, कौन कौन से हाइड्राइड यहाँ पे बताया गया है, एक तो H2O बताया गया है, एक आपका H2S बताया गया है, एक आपका H2SE बताया गया है और एक आपका H2TE बताया गया है। ठीक है, टेल्यूरियम हाइड्राइड, सेलेनियम हाइड्राइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और वाटर मॉलिक्यूल आप सभी जानते हैं कि ये कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। और बाकी के जितने आपके इतने एलिमेंट्स हैं हाइड्राइड, ये कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, गैसियस स्टेट, बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। और आपका जो हाइड्रोजन है
वाटर मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे वोलेटिलिटी। जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं वो वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। वोलेटाइल मतलब जब इसको गर्म करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा नेचर पे, ठीक है। और इसमें से सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी का नेचर शो करता है आपका वाटर और हाइड्रोजन सल्फाइड, और उसके बाद जो वोलेटिलिटी नेचर होता है ये डिक्रीज होता जाता है बोला जा रहा है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, नेक्स्ट टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बताया गया है भाई। हाइड्रोजन बॉन्ड जनरली आपका टू टाइप्स का होता है, एक इंटरमॉलिक्यूलर और एक इंट्रामॉलिक्यूलर होता है, आप सभी जानते हैं। वाटर मॉलिक्यूल पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको इंटरमॉलिक्यूलर बोला जाता है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, इंटर में सेम टाइप ऑफ आपके मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, इंट्रा में आपके डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक आपका प्रोटॉन और दूसरा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, और वो दोनों अगर आपस में बॉन्ड बना रहे होंगे तो उसको बोला जाता है इंट्रामॉलिक्यूल। और एक से ज्यादा मॉलिक्यूल हैं वो सेम टाइप के भी हैं और डिफरेंट टाइप के भी हैं, तो उनमें अगर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी है टॉक्सिसिटी। तो जितने भी हमारे एक्सेप्ट वाटर, मतलब वाटर को छोड़कर जितने भी हमारे 16th ग्रुप एलिमेंट के हाइड्राइड बनते हैं ये पॉइजनस इन नेचर होते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी की बात की जाए तो जो हाइड्राइड का थर्मल स्टेबिलिटी होता है वो टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज होता जाता है। क्यों डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि देखो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स हैं उनमें जो कोलिजन है वो बढ़ता जाता है। कोलिजन बढ़ने पर जो थर्मल बोला जाए हीट, उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, मतलब थर्मल एनर्जी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे थर्मल एनर्जी बढ़ेगा उसका स्टेबिलिटी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्योंकि इन अ केमिस्ट्री किसी के पास जितना ज्यादा एनर्जी प्रेजेंट होता है वो उतना ज्यादा अनस्टेबल होता है, और जिसके पास जितना कम एनर्जी प्रेजेंट होता है वो उतना ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाओगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर किसी में कम है इसका मतलब वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। अगर वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा तो उसके पार्टिकल में कोलिजन ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा तो हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट हो रहा है मतलब थर्मल एनर्जी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, और जितना ज्यादा थर्मल एनर्जी उतना ही कम उसका थर्मल स्टेबिलिटी होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हाइड्राइड हमारा वाटर होता है, और सबसे कम स्टेबल हाइड्राइड अगर बोला जाए तो वो आपका क्या होता है, टेल्यूरियम हाइड्राइड होता है। नेक्स्ट है कोवेलेंट कैरेक्टर। आप सभी जानते हैं कि जितने भी हमारे नॉन मेटल्स एलिमेंट होते हैं, नॉन मेटल क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जितने हमारे एल्कलाइन मेटल होते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो कौन से बॉन्ड को फॉर्म करते हैं पूछा जाएगा, तो जितने भी हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे आयनिक बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो किसको फॉर्म करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है कहां से कहां तक, वाटर से टेल्यूरियम तक। लेकिन उसके बाद जो आयनिक कैरेक्टर है, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है मतलब आयनिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नॉर्मल सी बात है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होने का मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया जा रहा है रेड्यूसिंग कैरेक्टर। रेड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब ये रिडक्शन की प्रॉपर्टी शो करेंगे। रेड्यूसिंग मींस यहाँ पे हाइड्रोजन के रिडक्शन की बात की जा रही है, और जो वाटर से टेल्यूरियम तक मतलब ऑक्सीजन से टेल्यूरियम तक क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर आप सभी जानते हैं कि जो हमारे अल्कलाइन हाइड्राइड्स होंगे वो बेसिक इन नेचर होते हैं, लेकिन जो हमारे नॉन मेटेलिक हाइड्राइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो एसिडिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा, बताओ। एसिडिक कैरेक्टर ये मैंने बेसिक कैरेक्टर एक बार एक्सप्लेन किया था, मैं यहाँ पे आपको एसिडिक कैरेक्टर बोल रही हूँ कि टॉप टू बॉटम आप आए। टॉप टू बॉटम में देखो 16th ग्रुप एलिमेंट में आपका क्या क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन, ओम शांति श्रीज टेली ओम, ठीक है।
ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। अब इन सभी के मैंने क्या बना दिए, हाइड्राइड बना दिए, ठीक है, इन सभी का हाइड्राइड बना दिया। और मैं ये पूछ रही हूँ कि टॉप टू बॉटम अगर आओगे तो इसका जो एसिडिटी नेचर है वो बढ़ेगा या घटेगा, बताओ। घटेगा। घटेगा, कैसे घटेगा बताओ। टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा, ये बोला है किसने, निर्भय ने। हाँ, डिक्रीज होगा तो कैसे डिक्रीज होगा ये बताओ। मैम इसमें H+ है ना, हाँ H+ आयन। हाँ, मैम H एच, बॉन्ड बॉन्ड टूटेगा। हाँ बॉन्ड टूटेगा, तो घटेगा कैसे ये बताओ। मैंने नहीं एसिडिक पता। नेचर की बात की है, आपने बोला घटेगा, बट घटेगा कैसे। कोई और बताना चाहेगा। घटेगा या बढ़ेगा, पहले ये बताओ मुझे। सुहानी, आप बताओ। मैम इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, ठीक है। देखिए सुहानी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, टॉप टू बॉटम आने पर इंक्रीज होगा। अब इंक्रीज कैसे होगा वो समझो। यहाँ पे हमने क्या देखा, जैसे सुहानी ने बोला इंक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम मतलब ऑक्सीजन से कहाँ आ रहे हैं, पोलोनियम तक आ रहे हैं। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर इनके बीच में क्या है, ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर इनके बीच में कम है। जब तक इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर ज्यादा होगा, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को काफी स्ट्रांगली क्या रखेगा, बाइंड करके रखेगा, ठीक है। अगर ये हाइड्रोजन को बाइंड करके रखेगा मतलब ये हाइड्रोजन को निकलने नहीं दे रहा है, और ये अगर हाइड्रोजन को निकलने नहीं दे रहा है तो इसका एसिडिक नेचर कैसे पता चलेगा, क्योंकि एसिडिक नेचर का मतलब क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल अगर मेरे पास है वो आसानी से क्या दे दे, H+ दे दे। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो आसानी से क्या कर देते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, मतलब अपना H+ डोनेट कर देते हैं ना। अब देखो इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर इतना हाई नहीं है, इतना हाई नहीं है तो वो हाइड्रोजन को अपने पास रखना चाहेगा क्या, नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि उसको उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है ना, कि हाइड्रोजन वहां से निकल भी जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं। तो इस टाइम पर ये आसानी से अपने हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। जो जितनी आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज करेगा वो उतना ज्यादा एसिडिक इन क्या होगा, नेचर होगा। तो इस वजह से जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता जाता है, टॉप टू बॉटम में इंक्रीज होता जाता है, बिकॉज जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज होता है। अगर वो डिक्रीज हो गया तो उसके इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी कम है तो वो अपने पास किसी को रखेगा ही नहीं, वो आसानी से उनको क्या करेगा, जाने देगा। इस वजह से जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो टॉप टू बॉटम में क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो स्ट्रांगली एसिडिक मुझसे पूछा जाएगा तो ये हमारा स्ट्रांगली एसिडिक होगा जो आसानी से H+ को दे देगा। और वीक एसिड पूछा जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, OH2 हो जाएगा, बिकॉज OH2 में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर हाई है जिसकी वजह से वो H+ को देना नहीं चाहता बल्कि अपने पास उसको बाइंड करके रखना चाहता है। और आप सभी जानते हैं कि वाटर को टच करते हो तो आपको कोई एसिडिक कैरेक्टर पता चलता है क्या, वाटर तो नॉर्मली हम टच करते हैं हमको किसी भी टाइप का कोई इफेक्ट नहीं होता, और एसिड तो डेंजरस होता है। अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग बोल दूंगी तो वाटर को टच करने पर मुझे इफेक्ट होना चाहिए, लेकिन कोई इफेक्ट पड़ता है क्या, नहीं पड़ता, बिकॉज ये वीक एसिडिक नेचर का होता है। समझ के आप ऐसे भी समझ सकते थे क्योंकि वाटर को छूते हैं तो कोई असर थोड़ा होता है, और एसिड होता तो हमको क्या होता, हार्म करता ना। तो इससे ये बात पता चलती है कि जब भी हम ना 16th ग्रुप एलिमेंट टॉप टू बॉटम आते हैं तो जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो कैसा होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। क्यों इंक्रीज होता है पूछा जाएगा, तो बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, इस वजह से। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपका बताया गया है स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिनोट किया गया है।
कर देती हूँ। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आगे की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, उस केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रॉपर्टी बताई गई है आपकी डायोक्सिजन फैमिली में, प्रिपरेशन तो आपको नहीं बताऊंगी, यूजेस आप पढ़ लेना। यहाँ पे जो ब्रॉडीज ओजोनाइजर, हाँ रही, जो ब्रॉडीज ओजोनाइजर मेथड है ना, यहाँ पे जो दिया हुआ है, और सीमेंस ओजोनाइजर का, वो मैं आपको बता दूंगी। ये मेथड थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, और बाकी जो प्रिपरेशन है ना, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक, चलो ठीक।